भारत से लगभग 5,000 किलोमीटर दूर विश्व का एक शक्तिशाली देश है रूस। इसके दो मुख्य शहरों में से एक है सेंट पीटर्सबर्ग। (1703) में सार साम्राज्य के पीटर द ग्रेट के शासनकाल में इस सुंदर नगर का निर्माण कराया गया। विश्व के इतिहास में समाजवादी विचारधारा को अपनाने वाला पहला देश रूस बना था। सेंट पीटर्सबर्ग शहर को वर्तमान समय रूस की उत्तरी राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। नेवा नदी के तट पर बसे इस सुंदर शहर के अधिकांश लोग रूढ़िवादी ईसाई हैं। परंतु भारत और भारतीय संस्कृति को जानने की रुचि इनमें बहुत अधिक रहती है। इस सुंदर शहर में बीते कई वर्षों से इस दिव्य आत्मा को मैं यहां देख रहा हूं। इनके जैसे ही कई लोग यहां आते जाते हैं। लेकिन मेरे लिए ये बहुत खास है क्योंकि ये देवी सनातन भूमि भारत से आई है। ईश्वर को जाने पहचाने, ईश्वर को जाने पहचाने, जीवन मूल्य को अपना माने, सेवा के सिवा कुछ और न जाने, सर्वस्व समर्पण करे दीवाने, अनमोल रत्न प्रभु परवाने, अनमोल रत्न प्रभु परवाने, अनमोल रत्न प्रभु परवाने। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सन 1947 में ब्रितानियों ने भारत छोड़कर जाते जाते इस महान देश को दो टुकड़ों में विभाजित कर दिया, जिसके कारण करोड़ों हिंदुओं का नरसंहार हुआ और करोड़ों लोगों का घर उजड़ गया। ये मानव इतिहास में सबसे बड़े प्रलय में से एक था। हमारा परिवार जो पाकिस्तान हिंदुस्तान के डिवीज़न के बाद मुल्तान से दिल्ली आया था, तो लगभग 40-45 मेंबर जो पहुँचे,
तो मुख्य रूप से दादी और उनकी सिस्टर वो काफ़ी दुखी भी थे। हम जब पाकिस्तान से आए थे मैं 40 दिन की थी, माँ की गोदी में थी, शॉल में लपेटी हुई। हमारे भाई विशन दास और नारायण दास, जो इनके बड़े वो हैं, संतोष के पापा और चाचा, तो ये पहले आ गए थे पाकिस्तान से। ये ट्रेन चली थी, पाकिस्तान से आ गए थे। उनको ये था कि अब कैसे दोबारा से जीवन को सेट करेंगे, लेकिन बेटों ने अच्छी तरह से मेहनत करके काफ़ी कुछ ठीक किया। फिर अपना लाइफ पहाड़गंज में नौकरी करी, फ्रूट की रेडी लगाई, केले लगाए और केले बेचे। फिर बर्तन साफ करने का काम किया, 5 साल बर्तन साफ किए। फिर बाइंडिंग प्रिंटिंग का काम किया, 5 साल प्रिंटिंग का काम सीखे। फिर अपना काम किया, अब अपना काम वेल सेटल है। फिर भी उनका भक्ति में रुझान जो था भारत में आने के बाद बढ़ा, और भाग्य ऐसा था कि 1961 में मालूम पड़ा दिल्ली राजौरी गार्डन के F11 में मम्मा और बाबा ब्रह्मा कुमारीज के जो यज्ञ पिता यज्ञ माता वो आने थे। तो उनके पास तक समाचार पहुंचा, और ये वो समय था जिसको हम कहेंगे पूरे परिवार की किस्मत बदली। जब वो वहाँ पर पहुँचे और मम्मा से मिले दोनों, तो उनको लगा कि जिस सुख की, जिस शांति की तलाश थी वो मिली। तो ऐसे करके परिवार में ब्रह्मा कुमारी का आगमन हुआ। फिर हमारे पेरेंट्स ने समझा इस बात को, और उनके समझने के बाद घर में ये ज्ञान आया, और फिर 70s में जाकर के फादर ने परमिशन दी कि गीता पाठशाला भी खुल जाए। और हम जो बच्चे थे 3 भाई बहन, और उनके जीवन में भी फिर इस प्रकार से ये ज्ञान योग घर में, जैसे कहते हैं ना, सूप के साथ चम्मच के साथ मिलता रहा। बचपन में भी जो दीदी की क्वालिटीज़ थी वो हमेशा समय की पहचान और समय के हिसाब से चलना, एक टाइम पे मल्टीपल काम करना, उनको हमेशा स्टडीज़ के साथ साथ कैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वो पूरा बिजी रहती थी। मैं समझती हूँ 6ठी 7वीं क्लास में जब मैं गई तो फादर के फ्रेंड थे जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के एक कार्यकर्ता थे। वो जब हमारे घर में आए तो उन्होंने देखा ये तो बच्चों को इकट्ठा करके सब सिखा रही है, बाल ठीक कर रही हैं। तो उन्होंने कहा कि संतोष, आप जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक की कन्या शाखा है उसको ज्वाइन करो, क्योंकि आप जैसे लोग बहुत कुछ कर सकते हैं देश के लिए, ऐसा उसने बोला। तो मुझे भी आया, व्हाई नॉट, कोई अच्छी जगह के लिए कोई बुला रहा है तो जाना चाहिए। तो जब वहाँ गए तो वहाँ पर तो वो जो अंदर में हमेशा था, राष्ट्र बचना चाहिए, देश को आगे बढ़ाना है और देश का कल्याण करना है, ये सब भावनाएं वहाँ पर इमर्ज होने लगी। तो कन्या शाखा की मैं 2 साल प्रधान भी रही। तो इतने समय में तलवार चलाना, स्कूटर को आग से, मोटरसाइकिल को आग से ले जाना, ये सब, और बहुत कम भोजन, सिंपल भोजन करके, ये सारी चीज़ें जो 2-3 सालों में सीखी करी, उससे मन में ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया था कि ऐसे बहुत लोग नहीं हैं जो देश के लिए कुछ सोच रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो अपने पर्सनल लाइफ से ऊपर उठ करके सोचते हैं। तो इस हिसाब से मैं समझती हूँ कि हमारा जीवन बचपन से ही ऐसे सतोप्रधान वातावरण में रहा तो एक प्लस रहा कि किसी और गलत सोहबत में नहीं पड़े, स्टडी पर पूरा ध्यान देते थे। 1973 में ब्रह्मा कुमारीज का बहुत सुंदर मेला रामलीला मैदान में होना था, और हमें घर में सारी तैयारी की बातें पता पड़ती रहती थीं। फादर की प्रिंटिंग प्रेस थी, तो उनको भी आश्रम से काम मिला लीफलेट्स छपवाने का, तो खूब उमंग में थे वो। तो अचानक से उन्होंने बताया कि सोवियत यूनियन के प्रेसिडेंट उस समय के ब्रेजनेव वो आ रहे हैं, और उनका स्वागत भी रामलीला मैदान में फाइनल किया गया है। लेकिन रामलीला मैदान में तो ऑलरेडी ब्रह्मा कुमारीज का लगभग मेला सेट हो चुका था। और फिर कैसे सबने अपनी तपस्या के द्वारा ये जो डिसीजन है उसको सेट रखा। गवर्नमेंट को दिखाई पड़ा कि मेहनत बहुत हो गई है
और बंगाल से आई हुई, कलकत्ता से आई हुई दुर्गा की मूर्ति भी स्थापित हो चुकी है, क्योंकि शक्तियों का पंडाल रखना था। और कैसे उन्होंने फिर अपने प्रोग्राम को लाल किला में ब्रजनेव जी का स्वागत किया। Приятно встретиться с вами, жителями индийской столицы, гражданами великой и свободной Индии. तो वो जैसे याद रह गया कि सोवियत यूनियन से कोई आया, और लेकिन कोई भी ब्रह्मा कुमारीज के प्रोग्राम में किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। इट इज समथिंग ग्रेट। तो बच्चे का मन था ना, तो ऐसी ऐसी स्टोरीज से अच्छा लगता था। लेकिन उसी समय ही एक बहुत सुंदर बात हुई कि ब्रेजनेव ने जब भारत के लोगों का, दिल्ली के लोगों का इतना प्यार देखा सोवियत यूनियन के लिए, तो उन्होंने अनाउंस किया कि हम अब से 2 ऐसी मैगजीन्स छापेंगे और फ्री में हम देंगे, सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराइए और वो कोई भी ले सकता है। तो फादर को भी सोवियत यूनियन से काफ़ी रुझान था, प्यार था, और वहाँ के लोगों के प्रति बहुत प्यार था। उन्होंने भी रजिस्ट्रेशन करा दिया। क्योंकि लिखा हुआ था सोवियत संघ, वंडरफुल सोवियत संघ से क्या आ गया। खोलते ही देखा तो 2 मैगजीन्स, एक सोवियत नारी और दूसरी सोवियत संघ। अच्छा जी, घुमाते घुमाते पेजेस को बीच तक पहुंच गए। तो जब मैगजीन के बीच तक पहुंचे, लिखा बड़े बड़े शब्दों में, आओ रूसी सीखें। अब छोटी सी बच्ची आओ रूसी सीखें, ऐसा लगा कि ये मेरे को बोल रहे हैं आओ रूसी सीखें। फिर तो मैं वहाँ जम गई, भूल गया कि अभी कहाँ जाना है, नीचे भोजन खाना है, घर वाले ढूंढेंगे, कुछ नहीं। फिर थोड़ा सा पढ़ने के बाद उसको लगा कि ये तो बहुत टाइम लगेगा, तो उसको फाड़ करके दोनों मैगजीन्स को फिर से पैक करके फादर के कमरे में वो पार्सल रख दिया। लेकिन ये स्टोरी शुरू हुई 8 साल की उम्र से 18 साल तक। उस मैगजीन से 18 साल की उम्र तक जब तक मैं पहुंची, तो वो ये पेजेस आते रहे, मैं फाड़ती रही, पढ़ती रही, और घर में किसी को पता भी नहीं पड़ा कि इस प्रकार का भी कोई पेज आता है, क्योंकि मैं तो उनको वो निकाल करके ही उनके पास टेबल पर रख के आती थी। और यहाँ घर में जो गीता पाठशाला थी, तो जो दिल्ली में बड़ी दादियाँ थीं, रुक्मणी दादी और गुलजार दादी, आलौंगर दादी, और साथ में विशेष मनमोहिनी दीदी, उनका हमारे पेरेंट्स से बहुत प्यार था, पूरे परिवार से। तो खास उनके निमंत्रण पर जब हर साल मधुबन जाना होता था, तो पेरेंट्स हम खुद को छोड़ के तो नहीं जाते थे, हमेशा तीनों बच्चों को साथ लेके जाते थे। और मनमोहिनी दीदी मिलते थे, और एक फैमिली रूम उन्होंने दिया हुआ था हमें, जहाँ पर हम पांचों सब अच्छी तरह से रहते थे। दीदी खास मिलती थी और पूछती थी, संतोष अभी कैसी चल रही है पढ़ाई? पढ़ाई अच्छी तरह से करनी है। फिर कोई ना कोई वरदान निकाल करके देती थी। समय बीतता गया, कॉलेज में ज़ूलॉजी ऑनर्स जब शुरू किया, उस समय भी लगता था कि समय सुबह से लेकर शाम तक कैसे बीत जाता है। एंट्री करते ही कॉलेज में पहले दिन फॉयर में बहुत सारे ऐसे पेपर्स दीवारों पर लगे हुए दिखाई दिए, लेकिन एक छोटी सी एडवर्टिजमेंट पर जब मेरा ध्यान गया, वो 4 उसकी टांगे जैसे कटी होती हैं ना, एक पेज के नीचे आप 4 हिस्से बना दो, उन चारों पर टेलीफोन नंबर लिखे हुए थे। और वो टेलीफोन ले करके मैं उस एड्रेस पे पहुंची, फिरोज शाह रोड पर दिल्ली में, और रजिस्ट्रेशन करा दिया कि मुझे रशियन लैंग्वेज यहाँ पर पढ़नी है। तो एडवर्टाइजमेंट थी कि साइंस स्टूडेंट्स के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। मुझे टीचर का भी नाम याद है, गलीना वसीलिवना। तो अब वो जो टीचर थी, जो उसने मेरा रिजल्ट देखा, तो उन्होंने
मेरा जो नाम था फॉरवर्ड किया स्कॉलरशिप के लिए, तो उसमें 8 साल के लिए स्टडी के लिए स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाता था, फर्दर किया जाता था साइंस स्टडी के लिए। तो वो सारा पैकेज जो था वो हमारे घर के एड्रेस पर, क्योंकि फॉर्म तो भरा हुआ था घर के एड्रेस का, वो घर पर आ गया। तो अभी तक तो घर में पता भी नहीं था कि मैं वहाँ पर जाती हूँ कॉलेज के बाद। अब वो घर पर आ गया तो उसको फादर ने खोला, तो उन्होंने ये सब जब देखा कि ये क्या, 3 साल से ये वहाँ जाती थी, पढ़ती थी, अब इसको स्कॉलरशिप मिली है, तो उनको तो बिल्कुल ये क्या है, कैसे लोगों के संग में जाती थी। तो उनका गुस्सा, कहें जिसको फादर का गुस्सा जो होता है, जब बच्चे कुछ वो काम करते हैं जो वो नहीं चाहते। तो जब मैं आई कॉलेज से, तो कॉलेज का भी लगभग लास्ट का ही समय था, 3rd ईयर चल रहा था, ज़ूलॉजी ऑनर्स जो मैं कर रही थी। तो उन्होंने मेरे घर में एंट्री करते ही वो जो पैकेज था, एनवलप था, सारा लेटर्स थे, वो सब फाड़ दिया उसको मेरे सामने ऐसे ऐसे करके। और बाद में टुकड़े से पता पड़ा कि ये स्कॉलरशिप का था। तो उन्होंने कहा, बोला कुछ नहीं, गुस्से में थे, मेरे सामने ऐसे करके फाड़ के चला गया। तो मुझे तो कुछ ना इच्छा थी, ना पता था सोवियत यूनियन क्या होता है, और मैं तो भाषा भी क्यों सीख रही थी। लेकिन ये हो गया अच्छी तरह से फाइनल कि उनको, कि ये कुछ कर रही थी और पता नहीं इसकी बुद्धि में क्या था। तो इस गुस्से में उन्होंने रुक्मणी दादी जी का कॉल आया घर में। मधुबन में जैसे हर साल जाते थे तो फादर को जाना था, तो रुक्मणी दादी ने फादर को कहा कि आप अपना कैंसिल करा रहे हो अपने जॉब की वजह से, क्योंकि घर में बिजनेस था प्रिंटिंग प्रेस का, तो आप ऐसा करो, अपनी जगह पर संतोष को भेज दो। उस समय कोई बुकिंग का ये नहीं था कि आपके नाम से बुकिंग है तो दूसरा नहीं जा सकता, वो आराम से जा सकते थे। तो फादर को इस इंसिडेंट के कारण काफ़ी गुस्सा था। तो उन्होंने दादी जी को बोला, दादी आप उसका नाम मत लीजिए, वो तो रावण की बेटे है। उसने, वो पता नहीं क्या कर रही थी 3 साल, वो कहाँ जा कर के रशियंस के साथ रशियन सीख रही थी। दादी आपको नहीं पता, ये बिल्कुल रावण की। तो दादी जी ने एकदम उनको बंद कराया मुंह को कि नहीं विष्णु, कन्याओं के लिए ऐसा शब्द नहीं यूज करते कभी भी, गुस्सा नहीं करो, आप उसको भेज दो, क्योंकि उसका कैंसिल नहीं करना। तो घर में उस समय कोई नहीं जा पाया उस साल, और मेरा यहाँ से कॉलेज पूरा हुआ था, रशियन लैंग्वेज का पोस्ट डिप्लोमा भी हो गया, और मैं आगे MSc के लिए फॉर्म भरने थे, बीच में थोड़ा सा समय था। तो मैंने तो सोचा कि ठीक है जाना है। अगले साल भी फिर जब मधुबन में आना हुआ, तो मेरा जो अपना जीवन था उसके अंदर में परमात्मा का ज्ञान और परमात्मा स्वयं आ गए। तो इस ट्रिप ने मुझे सब जो अब तक 18 साल तक मेरे साथ हो रहा था, 3 साल 4 साल की उम्र से लेकर, वो ऐसी रील स्पष्ट करा दी कि मेरे ये माता पिता शरीर के माता पिता थे, लेकिन मुझ आत्मा का जो पिता है वो बिल्कुल मेरा हाथ पकड़ के चल रहा था। 1983 में जब माउंट आबू जाना हुआ, तो ये वो समय था जब मैं अपना अंदर से निर्णय कर चुकी थी कि ये मेरा जीवन परमात्मा के लिए है, वो मेरा साथी है। तो अंदर में ये था कि भारतीय संस्कृति के हिसाब से तो कन्या अपने आप थोड़ी वर को कहती है कि भाई मुझे तेरे साथ रहना है, वो तो वर को हाथ करना पड़ेगा, उसको कहना पड़ेगा कि तुम मेरे पास आओ या तुम मेरे साथ रहो। तो मैं अंदर से यही बात भगवान को कही। घर में गीता पाठशाला थी, और वहाँ नीचे जा कर के अमृत वेले बैठ करके सुबह सुबह कि देखो मैं तो आपके पास आ रही हूँ, अगर मैं आपको चाहिए, मैं आपको पसंद हूँ, तो आपको खुद कहना पड़ेगा मैं तो आ रही हूँ। पहुँची जब मधुबन, बाबा का आना हुआ, तो ज़ारदादी के तन में ओम शांति भवन में सबको वरदान मिला कि कोई रह गया।
तो जब बाबा के सामने मिलने के लिए ग्रुप आता है तो ऐसे सामने आए तो बाबा की बहुत देर तक बाबा दृष्टि देते रहे और बाबा ने कहा कि आपकी गीता पाठशाला छोटी हुई, अभी बेहद बाप के पास आ जाओ। तो बस ये सुनते ही एकदम ऐसे लगा जैसे दुनिया है ही नहीं, बिल्कुल जमीन पे बैठे हैं, लेकिन वो भी फीलिंग नहीं आ रही थी। संतोष बहन का मन जो है उस तरफ धीरे धीरे ज्यादा आने लगा। तो उन्होंने परिवार में इच्छा प्रकट की कि भाई मैं ऐसे ऐसे सेंटर पे ही डिवोटी होना चाहती हूँ। तो ताया जी उस चीज को लेके बड़े इम्प्रेस हुए कि चलो कोई तो बच्चा ऐसा है जो परमात्मा की सेवा में जाएगा। 28 ईयर हम इकट्ठे रहे हैं और संतोष ने अपना जीवन बना लिया, हमारा सबका भी बनाया और अपना भी बनाया। मैं उसका बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ। जब वो डिफरेंट आश्रम्स में रही, सरेंडर होने के बाद राजौरी गार्डन में उनका समर्पण समारोह हुआ और फिर दीदी रुक्मणी दादी वहाँ पर जो इंचार्ज थी। संतोष बहन को लगन होती थी तो दादी जी से वो सीखती थी और कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन होता था उनको ये मना वो नहीं लगता था मैं दादी से पूछूं या नहीं पूछूं। अंदर से उनको लगता था ये बात भी मुझे पूछनी चाहिए, ये भी मेरी धारणा में आनी चाहिए, ये भी बात मेरी धारणा में आनी चाहिए। और उन्होंने इनको उत्तम नगर आश्रम में भेजा। वहाँ पर काफ़ी समय रहने के बाद फिर मुजफ्फरनगर आश्रम में गई, वो भी रुक्मणी दादी के अंडर ही था। और वहाँ से फिर राजौरी में भी आई थोड़े टाइम और फिर शक्ति नगर में। तो जगदीश भाई के साथ कैसे पालना ली चक्रधारी दीदी के साथ, तो वहाँ से रशिया का प्रोग्राम तो आप सब जानते ही हैं। ये मैं समझती हूँ नवंबर की बात है जब पासपोर्ट बनना शुरू हुआ, लेकिन 89 जनवरी में विजय भाई जो हमारे दिल्ली में ही शक्ति नगर में भी वो भी अपना ज्ञान योग की स्टडी करते थे, ओशनोलॉजिस्ट थे। उनको आगे की स्टडी के लिए फर्दर जब सोवियत यूनियन से ऑफ़र आया तो उन्होंने जगदीश भाई साहब से बात की, दादी जी से बात की कि मैं तो ज्ञान योग के बिना कहीं नहीं रह सकता हूँ, परिवार के बिना भी नहीं रह सकता हूँ, मुझे ईश्वरीय परिवार चाहिए, मैं तो नहीं जाऊँगा। समझ लीजिए अकेला सेंटर तो था ही नहीं वहाँ पर मॉस्को में। तो फिर आ गए, पहला दिन तो गाड़ी चल पड़ी सेवा का और अच्छा लगा मेरे को, यानी कि इतना रिस्पेक्ट देते हैं इंडियंस को यहाँ पर। और आध्यात्मिकता के रुचि तो उनको तो बहुत समय से हाई था और हमसे पूछते थे तो हम थोड़ा सा योगा के बारे में इच्छुक थे सभी। तो उसने वही समय चुना जिस समय कहते कि परिवर्तन पेरिस्ट्रोइका का समय था। 1989 में जो घटनाएं शुरू हुई तब से बनना शुरू हुआ सादृश्य। तो सबका ध्यान, क्योंकि इतना बड़ा सोवियत यूनियन जब उसकी जो भी रूप था, स्ट्रक्चर था, वो बदल रहा था, उस समय सबका ध्यान उस तरफ जियोपॉलिटिकल चेंजेस की तरफ। और भगवान के बच्चे बिल्कुल जैसे लावारिस, कौन है उनका माई बाप, क्योंकि इतने सारे 16-17 देश, इतने सारे देश, कौन होगा, क्या होगा। उस समय ज्योति बिंदु इतने प्यार से आया और उसने आ करके अपने बच्चों को अपना परिचय दिया। और हमारा उसी समय जो आना हुआ, अगर उससे थोड़ा सा पहले आते तो भी नहीं आ सकते, तब तो पूरी आयरन वॉल थी। उसके बाद में आते तो सिस्टम दूसरा होता, लेकिन बीच में जब सबका ध्यान इधर उधर था, उस समय आकर के परमात्मा ने अपने बच्चों के सामने सारा अपना ज्ञान और पिटारा खोल दिया। और थोड़े दिन के बाद जगदीश भाई साहब भी आए हैं और उसके बाद तो स्थापना ही हो गया है। तो स्थापना के बाद तो उस बाबा का बीज रूप रशिया में रशियन देवी परिवार का बीज पड़ा और देवी वृक्ष बढ़ना शुरू हुआ। जो फ्लैट रेंट पे लिया हुआ था वहाँ पर ही कुछ लोग आते थे सुनने के लिए, लेकिन शाम का जो सेशन होता था वो बाहर के हॉल में,
तो मुझे लगा अच्छा ठीक है, अभी जैसे बोलना है, थोड़ा बहुत रशियन आती थी, लेकिन फिर भी इंग्लिश में लेक्चर हुआ, ट्रांसलेशन करने वाली भी साथ में बैठी थी। बातचीत शुरू की, वो शुभचिंतक का शब्द याद आ गया कि भगवान का नाम नहीं लेना, तो मैंने सुप्रीम सोल बोला, गॉड नहीं बोला। और वो जो मेरे साथ ट्रांसलेशन कर रही थी बहन, उसने बोला बोग गवारित, बोग गवारित। तो मैं बार बार बोग सुन के उससे पूछा बोग का मतलब क्या है, तो कहती है भगवान। तो मुझे आया अरे संतोष, तू सुप्रीम सोल बोल रही है और वो भगवान बोल रही है, तो तुझे क्या चिंता। तो वो मोमेंट थी जब रियलाइज हुआ कि बाहर से कितना भी सिस्टम हम चेंज ना कर लें, लेकिन आत्माओं के अंदर से परमात्मा का अनुभव कोई नहीं निकाल सकता। मैंने सुना ढाका गाजा में पॉजिटिव थिंकिंग का कोर्स शुरू हुआ है। जैसे ही मैंने ये शब्द सुना पॉजिटिव थिंकिंग, तो मेरे पैर वहाँ भागने लगे। और जैसे ही मैं वहाँ गई तो 1 मिनट साइलेंस के साथ मेरा लेसन शुरू हो गया। वो 1 मिनट साइलेंस का अनुभव सब में इतना अंदर तक घुस गया कि जो वहाँ बैठे थे उनमें से सबसे ज्यादा शैतान लोग भी एकदम शांत हो गए। और अगले दिन आते ही वो कहते थे कि वो 1 मिनट का साइलेंस कब होगा, क्योंकि सारी सभा बिल्कुल ऐसे बैठी थी जैसे आपको जो सुनाना है सुनाओ, लेकिन जो भगवान के बारे में बता रहे हो ना, वो जो सुनाना है भगवान के हमें बताओ, ऐसे बैठे हुए थे सब लोग। तो थोड़ा सा बोला, क्योंकि ट्रांसलेशन में आप कितना करवाओगे, लेकिन शांति से बाबा आपके बच्चे हैं। फिर बाद में एक एक को कुछ ना कुछ टोली देते हुए, तो जो भी आए रोता जाए आंसू सहित, हाथ को चूमे। फिर कोई कहे कि आप हमको सपने में आए थे, कोई कहे हमें लाइट दिखाई दी, कोई कहे आप तो बैठे ही नहीं थे। शुरू में जब मैंने कोर्स सुना तब वो समय था जब रशिया अनेक साजिशों से गुजर रहा था और हमारा परिवार इस देश को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाने का निर्णय ले चुका था। लेकिन इस राजयोग कोर्स ने हमें इतना बदल दिया। हमने समझा कि हमें देश नहीं लेकिन स्वयं को बदलना है। इसका नतीजा ये निकला है कि अभी 33 वर्षों से अपने देश में ही रह रहे हैं। तो कोर्स के अंदर में नेचुरली पहले हमें योग लगाना सीखना है परमात्मा से। और कैसे सीखेंगे? जब तक हम अपने को देह समझते हैं। तो आत्मा का जो चैप्टर शुरू हुआ, मैं तो पहले दिन से जब से बाबा को जाना तो देख रही हूँ, इस एक बूंद ने हजारों लोगों के जीवन में, लाखों लोगों के जीवन में वंडर कैसे किया इस ज्ञान के बूंद में। मैं कौन? तो शुरू हो गया। फिर भी अभी भी रशियन में ही नहीं बोल पाते थे पूरा ज्ञान, इंग्लिश में मैं बोलती थी, ट्रांसलेशन हो रहा था। तो सुनाया, लेकिन लगा कि ट्रांसलेशन ऐसा नहीं हो रहा है जैसे मैं बोल रही हूँ, थोड़ा कम हो रहा है। तो 1 घंटा बीत गया, चलो पूरा हो गया। फिर 2nd डे, फिर 3rd डे। तो मुझे थोड़ा सा फीलिंग आई कि मैं इन सब से पूछूं कि क्या आपको समझ में आया। तो मैंने उसको बोला आप ट्रांसलेट करो कि इन सब ने सार रूप में 3 दिन में क्या सुना। तो जैसे ही उसने ये प्रश्न पूछा, सारा हॉल खड़ा हो गया। पहले ये पूछा कि कुछ समझ में आ रहा है, तो वो खड़े हो गए और उन्होंने ताली बजाई। फिर जब पूछा क्या समझा, तो फिर उन्होंने कहा, सबने एक सुर में सारा हाल बोला, या दुशा, मतलब मैं आत्मा हूँ। और यहाँ तो आंसू निकल पड़े, रोंगटे खड़े हो गए। अरे मीठे बाबा, मैं सोच रही थी मैं कोर्स कर रही हूँ ये, लेकिन आपने तो इनकी बुद्धि पर बैठ गए हो। इतने हम छोटी सी आत्माएं, ये तो भगवान इतने समय से इसके बच्चे भूखे थे ज्ञान के। वो खुद अपना
सागर लेकर के इनके पास आया है, वो सब आपे देगा. This absence does not allow us to take positive from each other. Отсутствие этого не позволяет нам брать друг у друга положительное. So this is a beautiful process Это прекрасный процесс. to grow this positivity in the son to that extent. तो सेंट पीटर्सबर्ग में जब ये सेट हो गया कि हाँ ट्रांसलेटर है और जो कोर्स चल रहा है वो चलता रहेगा, तो नेचुरली बात रहने की भी तो आएगी. तो चक्रधारी दीदी और विजय भाई ने एक फ्लैट रेंट किया. 1 रूम फ्लैट था और किचन में फिर वो विजय भाई सोते थे, 1 रूम था. तो जब 6 दिन वहाँ रहने के बाद वो गए तो उन्होंने बोला कि 1 मास तक यहाँ पर हमारे पास है, फिर बाद में एक्सटेंशन के लिए पॉसिबिलिटी है, उससे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा और आप बोल देना, सब ठीक हो जाएगा. ठीक बात है. तो 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, तीसरे दिन सुबह ओनर का फ़ोन आया कि आपको 2-3 घंटे में ही ये फ्लैट खाली करना है. तो अब ये नए शहर में बिल्कुल आए हैं, सब कुछ नया शुरू हुआ है, तो फ्लैट खाली कर देंगे तो जाएंगे कहाँ. अब क्लास थी शाम को, तो मैंने उसको कहा कि देखो ये तो बहुत शॉर्ट टाइम है, अभी मुझे लेक्चर में जाना है, आप ऐसा करो सुबह हम आपको फाइनल कर देंगे खाली. तो थोड़ा सॉफ्ट हुआ, वो मान गया. फिर शाम को अनाउंस किया उनको कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है, अभी कहीं पर रहने का कुछ पता नहीं है, कहाँ मिलेगा, और जहाँ हम रहते हैं उसके नज़दीक ये हॉल है, कल कहाँ होंगे कुछ पता नहीं है, इसलिए कल की क्लास नहीं होगी. तो सब एकदम सन्नाटा छा गया, जैसे वो कब्रिस्तान बन जाता है ना, वो अचानक से ये अनाउंसमेंट की क्लास नहीं होगी. तो संतोष दीदी ने चक्रधारी दीदी को फ़ोन किया, कहा कि दीदी ऐसे ऐसे है. तो दीदी ने कहा कि मैं ऐसा समझती हूँ कि आप यहाँ वापस आ जाओ मॉस्को में, क्योंकि जिन्होंने हमको निमंत्रण दिया है उनको कहना है कि पहले आप घर रहने का इंतज़ाम कीजिए, उसके बाद ही मैं आऊँगी. तो मैंने ये देखा कि उस समय संतोष दीदी ने दीदी को रिप्लाई किया, कहा कि अब मैं वापस तो आऊँगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अब यहाँ चाहे मुझे सड़क पे बैठना पड़े, चाहे कैसे भी करना पड़े, मैं अब सेंटर बना करके ही छोड़ूंगी. इतनी महान आत्मा है, उनकी वाइब्रेशन से ही इतना, जो कहते हैं ना कि पावरफुल वाइब्रेशंस होते हैं उनके, तो वो स्थिति को भी बदल देते हैं, लोगों का भाग्य भी बना देते हैं. और वो तो सोच रहे थे अभी हमारा बहुत सुंदर कोर्स चल रहा है. तो 2-3 लोग खड़े होकर के फिर बाद में आए. तो कहते हैं कि ऐसा कैसे होगा, क्लास नहीं होगी, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, हम ढूंढ देंगे, हम मदद करेंगे. तो ऐसे बोला 2 ने. एक माता आई, वो पहले शांत खड़ी थी, फिर कहती है आप कहीं नहीं जाओगे, क्लास भी होगी कल, आप मेरे घर आना सुबह, मैं अपनी फ्रेंड के घर चली जाऊंगी, आप 1 मास तो वहाँ हो, तब तक और अच्छी कोई स्थान मिल जाएगा. तो ऐसे कुछ दिन बीते, लेकिन उस समय एक और समस्या आई. जिस फ्लैट में दीदी रहती थी वो फ्लैट जल्दी से खाली करना पड़ा और उन्होंने अनाउंस किया कि हम अभी मेडिटेशन क्लासेस नहीं करा पाएंगे. मेरे दिल को तो एकदम शॉक लगा कि कैसे सिर्फ एक फ्लैट के कारण ये सब ज्ञान का खजाना हम खो देंगे. नहीं, ये तो असंभव है, ये हो ही नहीं सकता. मैं इनको यहाँ से जाने ही नहीं दूंगी. फिर मैंने अपने फ्लैट में निमंत्रण दिया, तो कुछ समय वो मेरे ही फ्लैट में रहे, और वो जो 1 महीना मेरे फ्लैट में रहे उसमें ऐसा छाप छोड़कर गए जिसके सहारे मैं अभी तक जिंदा हूँ. तो ये वंडरफुल बाबा के बच्चे जो ऐसे नज़दीक पहले दिनों से ही बैठे हुए थे, तो वो यहाँ की जो हेर्मिटेज है, हेर्मिटेज पैलेस, उसकी ऑफिशियल गाइड थी बहुत अच्छी. तो उन्होंने अपने फ्लैट में मदद की शिफ्ट होने में. तो 1 मास की बजाय फिर वो 2 मास, 3 मास, वो कहती है नहीं, जब तक अच्छा नहीं मिलता आपको यहाँ रहना ही. ज्ञान में आते ही मैंने अपनी टीचर संतोष दीदी में नोट किया कि उनकी पर्सनालिटी में विजडम है और उनमें बहुत उमंग देखा. एक ऐसा देश
जहाँ कभी आध्यात्मिकता का नाम नहीं लिया जाता था, वहाँ दीदी ने बहुत ही सुचारू रूप और निर्भयता से ज्ञान की लौ को जलाना शुरू किया। फिर एक और जगह जाना हुआ, क्योंकि छोड़ना तो था, क्योंकि वो भी अपने फ्रेंड के घर रही हुई थी। Эта мини-выставка давала каждому возможность задуматься. Есть ли у меня сейчас такое знание о себе? जो मेंटल बेसिस था निश्चय का, वो पक्का होता रहा। आगे बढ़ते गए तो मैं समझती हूँ लगभग 1 साल हो चुका था, 1 साल से थोड़ा कम इस बात को। मुरली भी अच्छी शुरू हो चुकी थी और उसी समय में बाबा की एक मुरली में आई बात कि बच्चे, आपको मेयर के पास जाना चाहिए और उसको बोलना चाहिए कि देखो इतना अच्छा काम हो रहा है, सेवा हो रही है, आपको कोई ऐसा स्थान दो जहाँ पर हम सब भाई बहनों को श्रेष्ठ बना सकें, उनको राजयोग सिखा सकें। वो भी निःशुल्क सिखा रहे हैं, स्थान आपका होगा, सेवा हमारी होगी, ऐसा कहते हैं ना बाबा मुरली में। तो वो जो रीसेंट कोर्स चल रहा था उसमें से एक बहन जो पहली बार ये मुरली सुन रही थी बाबा की, वो बाबा की उसने ये बात सुनी और वो खड़ी हो गई और खड़ी होकर के मेयर के पास चली गई और वहाँ जाके कहती है कि हमारी सिस्टर आई है भारत से, इंडिया से, राजयोगिनी, उसने नाम बोला और उसको घर चाहिए राजयोग सिखाने के लिए। वो सीधी जाकर उसने बाबा के वो शब्द उसको बोल दिए। आप इमेजिन कर सकते हो कम्युनिस्ट कंट्री में कोई इस प्रकार से जाकर के वो अगले दिन आ करके बोलती हैं कि आपको बुलाया एडमिनिस्ट्रेशन में। और अब हमने सुना हुआ था कि यहाँ पर अगर कोई स्पिरिचुअलिटी का काम करता है तो उसको सज़ा मिलती है। तो मैंने सोचा ये क्या हो गया, अभी तो शुरू ही हुआ है, अभी से ही निमंत्रण आ गया क्या? अभी तो मेंटली तैयार भी नहीं थे हम, लेकिन चलो जैसे भी पहुँच गए। और वहाँ पर तो टेबल के आसपास 6 लोग बैठे और वो डेप्यूटी हेड भी थे और मुझे बिठाया और सब डायरी पेन लेके बैठे थे। हाँ जी, आप बताइए, कल आपकी तरफ से कोई हमारे पास आया था, हम नोट कर रहे हैं, आप बताइए आपको क्या क्या चाहिए। तो ये दृश्य देख के तो फिर मैं कहूँ बाबा ये क्या हो रहा है। तो एरिया का हेड है और वो बुलाता है और ना किसी कोई बात नहीं, और वो कहते हैं जो चाहिए वो बताओ। तो मैंने कहा नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए, हम तो बस सेवा कर रहे हैं। उसमें ये दिक्कत आती है, जिस हॉल में हम जाते हैं वो हॉल सुबह डिस्कोटेका के लिए यूज़ होता है, तो उसमें लोग शराब पीते, सिगरेट पीते, गंदगी मचाते। फिर हम जब शाम को आते हैं हमको 1 घंटा सफाई करने में लगता, उसको क्लीन करने में, अगरबत्ती जलाओ, ये सब करो, तब जाके हम अपना लेसन करते हैं। तो उसमें हमारा टाइम जा रहा है। इतने टाइम में तो मैं पीटर्सबर्ग को एकदम से बदल अच्छी तरह से सेवा कर सकती हूँ। तो ऐसे ऐसे सब समझाया। तो उसने कहा हाँ हाँ ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका टाइम क्यों वेस्ट जाना चाहिए। तो उसने ऑफ़र किया कि समझाई, सिचुएशन समझाई कि अभी पेरिस्ट्रोइका चल रहा है, रिकन्स्ट्रक्शन हो रहा है गवर्नमेंट का और लॉज भी नए बन रहे हैं, क्योंकि कम्युनिस्ट सिस्टम में तो प्रॉपर्टी लॉ होता ही नहीं है, क्योंकि जो सिटीजन्स हैं वो प्रॉपर्टी को तो रख नहीं सकते, इसलिए हम कोई घर नहीं दे सकते, क्योंकि अभी ये सब घर गवर्नमेंट के हैं और वो लॉ जैसा बनेगा फिर पता पड़ेगा। हाँ, एक ज़मीन खाली है जहाँ पर आपने हॉल लिया हुआ है ना, वहाँ ज़मीन है 2 मिनट के पैदल के रास्ते पर, वो आपको ज़मीन दे सकते हैं, आपको जो चाहिए बना लो। 1 साल हुआ आया हुए, फॉर्मर सोवियत यूनियन, अभी क्या होना है कुछ पता नहीं, अकेली आत्मा। और अभी जो सुनने वाले हैं वो धीरे धीरे अपनी इच्छा को स्पष्ट करते जा रहे हैं। Но сравнительно. А потом молоко и молоко вместе варится. Варится. और
7 दिन के अंदर ज़मीन का कागज़ साइन होकर के आ गया, सिटी के मेयर के साइन होकर के आ गया और ब्रह्मा कुमारीज के नाम। तो वो पेपर को ऐसा लगा कि अभी इस पेपर को क्या करें, ज़मीन मिल गई, अब तो इसका मतलब बाउंड हो गई, कुछ करना पड़ेगा। तो भाई साहब को फ़ोन किया, गुलजार दादी को उन्होंने बताया। तो भाई साहब ने बोला, जगदीश भाई साहब ने, कि आपने अच्छी तरह से देखा है क्या पेपर को, क्योंकि उनको नहीं लगा कि ये ऐसा पॉसिबल है, ऐसे देश में ज़मीन मिल जाए, 1 एकड़ ज़मीन मिल जाए। तो मैंने फिर चेक किया, मैंने कहा हाँ, मैं जो बोला है वही तो है, ये हमारी है अभी ज़मीन, हम इस पे चाहें तो कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो फिर उनको कॉपी भेजी, उनको मालूम पड़ा कि ठीक है। तो फिर बाबा से मैसेज लिया गया गुलजार दादी के द्वारा। तो बाबा ने इतना सुंदर गाइडेंस जो दिया, अगर वो उस समय ना मिलता तो मैं समझती हूँ कि कुछ भी क्लियर नहीं था। तो बाबा ने बोला कि बच्चों को आधा स्थान छोड़ करके आधे स्थान पर बनाना है, जो भी बनाएंगे वो आधा स्थान पार्क के लिए छोड़ना है। तो कंस्ट्रक्शन की कहानी तो उसकी तो क्या बताएं, उससे भी ज़्यादा वंडरफुल है। उन्हीं दिनों में दादी जी को भी आना था, दादी जानकी को, उनको भी ये समाचार मालूम पड़ा। और क्लास में जो 300-400 भाई बहनें उस समय इकट्ठे होते थे सभा में, तो दादी जी ने उन सबको बहुत बधाई दी कि देखो, आपके योग से, आपकी पढ़ाई से आपको ये स्थान मिल रहा है। और सचमुच ऐसा था, क्योंकि इतनी ठंडी में भी बिना छुट्टी किए सब लोग आते थे। वो बंद गोभी होते हैं ना, एक के ऊपर एक परत होती है ना, इतना सब डाल करके, टोपी भी 2 डालेंगे, स्वेटर 3-4 डाल के फिर कोट डालेंगे, फिर मफलर 2-3 डालेंगे, जुराबें 2 डालेंगे, और ये सब डाल के पत्ता गोभी की तरह से बैठ करके राजयोग करते थे। तो दादी जी ने जब आई तो क्लास वालों से ऐसे बधाई दे के पूछा कि कोई इंजीनियर है क्या इस क्लास में, क्योंकि देखो अभी ये मिला है और अभी इसको बनाएंगे, तो कोई इंजीनियर होगा तो वो अच्छी तरह से उसको प्लान समझाएंगे कैसे हो। तो दादी जी ने जैसे ही पूछा कोई इंजीनियर है, तो 70 लोग खड़े हो गए क्लास में से। एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, एक हीटिंग का इंजीनियर, एक ये वाला इंजीनियर, इतने इंजीनियर क्लास में। तो वो तो धीरे धीरे हमें सब राज पता पड़ते गए कि इस कंट्री में ये तो कंस्ट्रक्शन जायंट है, यहाँ पर तो इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस, इतना कंस्ट्रक्शन का सब एडवांस, यहाँ की मेट्रो, ये सब वो चीज़ें बाद में मालूम पड़ी। लेकिन अब सभा में 70 इंजीनियर हैं, तो दादी ऐसे करके मुझे देखती हैं, तो संतोष ये तो बना ही पड़ा है। तो मैं चुप, क्योंकि अभी ठीक है इंजीनियर हैं, लेकिन फिर फाइनेंसेस भी तो चाहिए। अच्छा, फिर दादी ने कहा अच्छा तो आप सब इसको बनाएंगे। फिर तो सारा हाल खड़ा हो गया, ताली बजाने लग गया, हाँ हम बनाएंगे। फिर दादी देखते, संतोष ये तो बना ही पड़ा है। तो जो बाबा का बॉक्स होता है जिसमें सब बच्चे अपना सेवा के लिए, जिसको जो भावना होती है, जो उसकी कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, उसको डालता है। तो वो बाबा का बॉक्स जब खोला, मास का अंत था, तो ठीक है सब काउंट किया, लेकिन उसमें से एक इतनी सी पुड़िया निकली। अब ये पुड़िया कहाँ से आ गई? इसमें तो सिक्के थे, नोट थे, इसे तो पुड़िया कहाँ से आ गई? अब पुड़िया को खोलना शुरू किया। अब एक पुड़िया में से दूसरी पुड़िया, फिर दूसरी पुड़िया में से फिर एक और पुड़िया, फिर उसकी एक और पुड़िया, ऐसी चौथी पांचवी निकलते निकलते अंदर में से एक सोने का दांत निकला और उस पे लिखा था बाबा के घर के लिए। और वो मेरे हाथ कांपने लग गए और एकदम ऐसे शरीर में वो जो तरंग गई कि बाबा आपके बच्चे आपके लिए, ज़रूर इस व्यक्ति के पास कुछ नहीं था, तो उसको अपना दांत याद आया कि कम से कम ये है तो ये तो दे दो कि बाबा का घर तो कैसे बन जाए।
стоишь, качая. बस फिर तो कमर बांध ली कि अब तो शिव का मंदिर बनना ही है और इन बाबा के बच्चों को फर्स्ट क्लास पढ़ाई का स्थान जो भगवान देना चाहते हैं तो वो हुआ। तो एक एक स्टेप जो था वो जैसे बाबा अपने आप चलाता जा रहा था। तो लाइट हाउस का भी बनना हुआ, ऐसे माइट हाउस का बनना हुआ और बनने के बाद की जो सेवा है वो फिर भाई बहनों को परमात्मा के साथ यहाँ पर रह करके ज्ञान योग करना, उसकी गहराई में जाना, सेवाओं के प्लान बनाना और अच्छे से अच्छे लोगों को लगने लग गया कि हाँ ये इतना बड़ा स्थान है तो हमें भी जाना चाहिए, देखना चाहिए क्या है। म्यूज़ियम बना, 108 बाबा के विशेष रत्न यहाँ आकर के जा चुके हैं। पहले 25 सालों में हर साल दादियाँ आई, मुश्किल से कोई एक साल मिस हुआ होगा, नहीं तो पूरा 25 साल कभी एक दादी कभी दूसरी दादी, वो सब दादियाँ आकर के उन्होंने खूब दिल जान से अपनी पालना दी है। 1990 से लेकर के 2000 तक तो भाई साहब ने पूरा सब भाई बहनों की ट्रेनिंग कराना, खास कुमारियों की ट्रेनिंग कराना, उनको तैयार करना आध्यात्मिक जीवन के लिए, आध्यात्मिक सेवाओं के लिए और हर प्रकार से भट्ठी क्लास कराना, ये उनकी मेहनत अनपैरेलल है। ऑफिशियली रजिस्ट्रेशन का भी जो यहाँ प्रोसेस चला वो सब भाई साहब की गाइडेंस और सपोर्ट से चला, लेकिन उसके बाद भी हमारे बड़े भाइयों का आना होता रहा रेगुलर। निवय भाई साहब भी 2 बार आकर के गए, ब्रिजमन भाई साहब भी 2 बार आए और रमेश भाई साहब एक बार आए, उषा दीदी उनके साथ थे। हर एक का कंट्रीब्यूशन, मुझे तो लगता है कि जैसे हम तो सिर्फ बैठ कर के खेल देख रहे हैं। इतनी आत्माओं के चरण इस धरती का सचमुच बहुत बड़ा भाग्य है। Чистая, удобная кухня вообще не чистая, не начинает работать. Да? Вот это. То кто из вас это правильно, но это 3 раза больше интенсивно это должно делать. Окей? मुझे ज्ञान में 33 वर्ष हुए हैं और इतने वर्षों में कभी मुझे ये अफसोस नहीं हुआ कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ, बल्कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है मुझे कुछ न कुछ नया ज्ञान जानने को मिल रहा है। ज्ञान चाहे फिर भोजन का हो, जीवन कैसा जिया जाए, जीवन जीने की कला क्या है इसके बारे में हो, या फिर चाहे मेरे प्रोफेशनल लाइफ की हो, शुरू से लेकर अब तक मुझे इस ज्ञान से बहुत मदद मिली है। बचपन से ही मैंने ज्ञान को समझा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये ज्ञान मेरे लिए नया नहीं है, मैं केवल इसे भूल गई थी। बाबा कहते हैं कि चलते फिरते काम करते मुझे याद करो, इसमें थकना नहीं है। ये करते करते वो समय आएगा जिसका हमें रिवॉर्ड मिलेगा, बस फिर मैं और बाबा ही रह जाते हैं। संतोष दीदी सिर्फ ईश्वर से प्रेम नहीं करती है, फिर से कहता हूँ कि वो केवल ईश्वर की प्रेमिका ही नहीं बल्कि ईश्वर की राइट हैंड भी है। हाँ, और वो राइट हैंड बनकर हमारे देश में ईश्वर के इस दिव्य कार्य को आगे बढ़ाकर अनेक आत्माओं का कल्याण करने की सेवा कर रही है। मुझे सबसे पहले तो इस ज्ञान का लॉजिक, एक्यूरेसी और प्रैक्टिकल में जीवन में एक्सेप्ट करने के लायक लगा
और ये एहसास हुआ कि ये वही ज्ञान है जिसको मैं ढूंढ रही थी। और मैं बहुत ध्यान से दीदी का मतलब नोटिस करते थे कि दीदी क्या नॉर्मल जीवन में क्या करते हैं। वैसे तो बहुत लोग हैं ना जो ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में वो धारणा नहीं होता। लेकिन दीदी में मैंने देखा कि जो दीदी बोलते हैं वे सब कुछ सचमुच प्रैक्टिकल जीवन में करते हैं। जब मैंने राजयोग का अभ्यास किया तो मैंने एक शब्द सुना, श्रीमत। और वो श्रीमत शब्द सुनते ही मुझे लगा कि चाबी मिल गई। अब मुझे एक्यूरेट डायरेक्शन मिल गया। अब मैं हर कार्य को परफेक्ट कर पाऊंगी। जैसे टेलीफोन होता है, हम उसकी आवाज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ऐसे ही हम अपने आवाज़ को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये ज्ञान जैसे मेरे लिए एक वरदान था। अब मैंने अपनी आवाज़ को कम कर दिया और लोग मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं। मेरे लिए संतोष दीदी जैसे कि एक माँ है। मैं बचपन से ही ज्ञान में हूँ। दीदी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मुझे बहुत प्यार भी दिया है। मैं पिछले 10 वर्षों से ज्ञान में हूँ और स्कूल में मैं जॉब करती हूँ। मेडिटेशन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि मुझे इससे शक्ति मिलती है। Для наполнения силами. 15 лет я... मैं अभी 15 साल की हूँ। जब मैं 6 साल की थी तब से ज्ञान में हूँ। दीदी की 2 विशेषताओं को मैं अपने जीवन में अपनाना चाहती हूँ। वो है शांति और पवित्रता। Это, наверное, чистота и спокойствие. मेरी बहुत दिल की इच्छा है कि मैं माउंट आबू जाऊँ, मेरा ये ट्रिप पूरा हो। मेरी ये इच्छा उस अनुभव से जुड़ी हुई है कि जब मैंने यहाँ का मैनेजमेंट सिस्टम को देखा था। यहाँ जो मैंने देखा है ये बिल्कुल ही अलग था। यहाँ का मैनेजमेंट बहुत वंडरफुल है। जब यहाँ सभी चीजें इतने अच्छे तरीके से चल रही हैं, तो इनके हेडक्वार्टर में कितना बेहद का होगा। लाइट हाउस में जब भी वीआईपी मेहमान या स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स आते हैं, उनको ब्रह्मा कुमारीज के इतिहास का परिचय दिया जाता है। खास करके जो एजुकेशन फील्ड में रहते हैं, उनको इस आध्यात्मिक ज्ञान का महत्व समझाया जाता है और योग की अनुभूति कराई जाती है। तो सचमुच जब भगवान का ज्ञान हृदय को स्पर्श करता है, तो एक जिसको कहें राग, रंग, रस, ये सब रस हमारे जागृत होते हैं, भर जाता है। तो अब वो फिर उसके लिए हमने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने शुरू किए कि आप सप्ताह में एक बार हम रखेंगे, जिसने जो गीत बनाई, कविता बनाई, वो सब प्रेजेंट कर सकते हैं। और कोई भी ऐसे पब्लिक कार्यक्रम भी जब करने लगे, लोगों को बुलाने लगे, तो उनको भी ये बहुत पसंद आता था। खाली रशिया भाषा मेजॉरिटी जानने के कारण फिर उन्होंने अपने जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम की रूपरेखा थी, उसको उसके द्वारा ये सेवा करना शुरू किया। आगे से एक स्टेट से दूसरे स्टेट, दूसरे स्टेट से तीसरे स्टेट, हमारे जो सेवा केंद्र हैं, सब ने इस कार्य को, की महत्व को समझ करके उसको स्थान दिया अपने सेवा के टाइम टेबल में। और 15 साल में एक भी साल ऐसा नहीं हुआ जो ग्रुप नहीं गया, और किसी न किसी प्रकार से जाना होता है। एक बार तो जो 2023 में कल्चरल कुंभ हुआ था, उसमें भी निमंत्रण मिला। भगवती तव तीर
जोता है जापानी इंग्लिस्तानी सिर्फ फिलहाल तो पीर है फिर भी है हिंदुस्तानी। गुड गुड करनाल के अंदर बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपको हरियाणा सरकार की ओर से भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं इनका इस प्रयागराज की धरनी पर हृदय से धन्यवाद करती हूँ। यारे बाबा मैं तुझ पर बलिहारी रे। शिव के रथ को इस दुनिया में हमने है साकार देखा। सभी ने भरपूर आध्यात्मिक ज्ञान और योग के द्वारा आप सबका खूब मनोरंजन किया। डिवाइन लाइट ग्रुप रशिया से आकर के पहुंचा। रशिया के भाई बहनों को देख करके हमें भारतीय संस्कृति याद आई, जिन्होंने अपनी कला के द्वारा उस ईश्वर के प्रति प्रेम, पवित्रता और शांति को प्रदर्शित किया। यहाँ पर तो मेन स्थान है, लेकिन इससे संबंधित यहाँ से ही जो बहनें गईं तो लगभग 30 स्थानों पर वो बहनें अपनी सेवा कर रही हैं। इतने सब स्थानों पर यहाँ की ही, इस स्थान की, इस देश की माताएं बहनें अपने देश को ऊंचा उठाने के लिए, अपने समाज को पवित्र बनाने के लिए बहुत मेहनत से लगे हुए हैं। एक एक, चाहे उम्र में कोई 20 साल का हो, चाहे 40 का हो, चाहे 60 का हो, लेकिन सब अपना तन मन धन से कि हम अपनी दैवी संस्कृति, ईश्वरीय संस्कृति को जीवन में लाएं, वो पुरुषार्थ कर रहे हैं। और मेरी भी ये भावना रही कि यहाँ पर वो आगे रहें और हम उनका बैकबोन रहें, हम पीछे रहें। उसी प्रमाण ही सारी कार्य की व्यवस्था यहाँ पर बनाई हुई है कि अपने देश में उनको ये भावना रहे कि हमारी ड्यूटी है, हम माताएं, बहनें, कन्याएं, भाई, कुमार, कुमारियाँ सब तो पूरा यज्ञ वो खुद संभालते हैं। यज्ञ का एक एक काम वो सीख चुके हैं, किस प्रकार से सुबह से शाम तक कार्य व्यवहार करना है जानते हैं। बाबा के घर में ब्रह्मा भोजन कौन बना सकता है, ब्राह्मण पन क्या होता है, जो मन वचन से पवित्र हो, वो ब्रह्मा कुमार कुमारी क्या होता है, वो उसको अच्छी तरह से समझ करके सब कार्य निभा रहे हैं। और शिव बाबा की दृष्टि है हम सब पर, और बाबा ने जो निमित्त बनाया है जिस कार्य के लिए, उसमें ये संगम का जीवन सफल हो रहा है।